हाय गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है और बहुत बढ़िया मोमेंटम हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। हफ्ते का आगाज बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे होता हुआ। ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव थे सुबह से, लेकिन इंडिकेशन से जब एशिया में एसजीएक्स की ट्रेड हो रहा था कि एक फ्लैट ओपनिंग होगी क्योंकि हमने अच्छा आउट परफॉर्मेंस किया हुआ है, पर वो ना फ्लैट ओपनिंग हुई। हम एक अच्छे गैप अप के साथ शुरुआत करी और उस गैप अप पे सस्टेन हम 17,900 के ऊपर की ट्रेड हिट करी शुरुआत में, और 17,900 वाला निफ्टी अब 17,950 स्क्रीन पे, और उस गैप अप के बाद मोमेंटम पिकअप होता हुआ जो मार्केट 1/3% ऊपर खुला था, इस समय 2/3% की उछाल के साथ नियर डेज हाई ट्रेड करता हुआ। 45 मिनट का सेशन स्ट्रॉन्ग, हमारा आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होता हुआ, और ये आउट परफॉर्मेंस अब जब आ रहा है जो एक बड़ा थ्रस्ट जनरेटर था निफ्टी बैंक थोड़ा सा बैकफुट पे, 1/3% की उछाल के साथ निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है, पर उसको मोर देन कंपनसेट कर रहा है फिर से आईटी, जिसने फ्राइडे को अच्छे मूव्स दिखाने शुरू कर रहे थे। आज भी बढ़िया कवरिंग के मूव्स आईटी एंजॉय करता हुआ। आईटी में आउट परफॉर्मेंस शायद इसीलिए भी क्योंकि पिटी हुई पॉकेट थी, नैस्डैक एक ट्रिगर बना। पिछले हफ्ते यूएस में नैस्डैक की वो पॉकेट थी जिसने तगड़ा आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करके दिया। मेरे ख्याल से वीक ऑन वीक यूएस में वो नैस्डैक जो टेक मेजर्स का इंडेक्स है वो 4.25-4.5% उछला है, और इसीलिए आप देख रहे हैं हमें भी वो थोड़े से टेलविंड्स मिलते हुए, और ये पिटी हुई पॉकेट थी जिसमें अब कवरिंग के मूव्स की शुरुआत होती हुई। तो क्योंकि निफ्टी बैंक केवल 1/3% ऊपर था, लेकिन निफ्टी आईटी अब ऑलमोस्ट 2% ऊपर, तो वो इसीलिए मैंने कहा मोर देन कंपनसेट करता हुआ, और इस समय 2/3% के उछाल के साथ भारतीय बाजार कामकाज कर रहा है। एक बात जरा कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पर लेकर आइएगा, उसके बाद मैं ब्रॉडर मार्केट्स पे आता हूं, तो आपको समझ में आएगा किस तरह से कंट्रीब्यूशन हो रहा है। सिर्फ लार्ज कैप्स नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड मिड कैप आईटी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वो टिकर टीम डिटेल के साथ नीचे टेक्नोलॉजी स्टॉक मेंशन कर ही रही है। ये है निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट। इन्फोसिस, टीसीएस दोनों हैवीवेट्स मदद करते हुए, रिलायंस खबरों के बीच अपमूव दिखाता हुआ, और आईसीआईसीआई बैंक सिलेक्टिवली बैंक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में अच्छा परफॉर्मेंस कई स्टॉक डिलीवर कर रहे हैं, वो आपकी स्क्रीन पर। लेकिन वीरू जो 45 मिनट का कंटिन्यूअस सेशन हुआ है, ऑलमोस्ट 45 मिनट का, बढ़िया दमखम, बढ़िया मूव्स, अब हम 18,000 की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पर ये वही जोन्स थे जो एक समय इन्हीं जोन्स पे आके अटके और करेक्शन शुरू हुआ था। मैं खैर उस सब की बातें नहीं करते। मोमेंटम स्ट्रांग है, कैसे प्ले करें इस मोमेंटम को, जो हमारे साथ बंधे हुए हैं, जो आप मूव्स प्ले कर रहे हैं उनके लिए तो अलग बात। अब लेकिन फ्रेश व्यू निफ्टी पे क्या बन रहा है? देखिए आशीष, शुक्रवार की मॉर्निंग, गुरुवार की मॉर्निंग, बुधवार की मॉर्निंग, मंगलवार की मॉर्निंग या फिर सोमवार की मॉर्निंग, उस मॉर्निंग और इस मॉर्निंग में डिफरेंस ये है कि नाउ यू हैव आईटी जो कि एक मूव दे रहा है। मतलब आपके पास एक फोर्स जनरेटर और है, और वो फोर्स जनरेटर 50 डेमा के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ, और फोर्स उसके पास अच्छी है। सो हमारे पास एक ऐसा कंपोनेंट और है जिससे हम 18,000 के जोन को बाइसेक्ट करने की तैयारी कर सकते हैं। आशीष, मेरा क्लियर कट व्यू था सुबह, द मोमेंट यू विल क्रॉस 911, जहां आप सस्टेन हुए आपको मिलेगा 946। मॉर्निंग कमेंट्री में जो मेंशन था अबव 17,919 यू विल गेट 946। आशीष, ये अमूमन 10 से लेकर 11 तक का समय जो होता है वो थोड़ा सा अगर आप देखें झकझोर देने वाला होता है, काफ़ी अगर आप देखें टाइम स्पेंड करना पड़ता है आपको स्क्रीन पे, बट 919 और 946 के ऊपर अगर आप सस्टेन कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर 987, 987। वहाँ जाके अपना दिमाग लगाइएगा, प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं करिएगा, बट 987 टू 18,022 ये थोड़ा सा मुश्किल जोन होगा। बट फिर कहूँगा आपके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है उसको बाइसेक्ट करने की। यू हैव नाउ निफ्टी आईटी। बैंक निफ्टी आपके स्क्रीन पे आ रखिएगा 40,567, अभी भी बहुत देर तक नहीं टिका है। 5 मिनट कैंडल्स पे 40,510 के ऊपर थोड़ी देर टिक जाए, सस्टेन कर जाए तो बाय कीजिएगा इसको भी फॉर ए पॉसिबल स्विंग। जरा सुबह की मॉर्निंग प्लेट लेके आइए रेजिस्टेंस की टुवर्ड्स 670, 870। ये तो है मेरी अप्रोच आशीष। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और उसको खेलिए। आपके अब आप देखिए आशीष हो क्या रहा है, बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स अच्छा कर रहे हैं, और टीसीएस, आईटी में टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज सारे के सारे डे हाई पर। मेरे ख्याल से मेहमान जुड़ चुके हैं तो उनसे बात कर लेते हैं एक बार। आशीष चतुर्मोता जुड़ चुके हैं मेरे ख्याल से। आशीष चतुर्मोता हैं इस कार्यक्रम में हमारे साथ। आशीष, मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है। अभी आपसे कुछ देर पहले एक अदानी पोर्ट्स का जिक्र किया था और वो 930 बाइसेक्ट कर गया। आपका मार्केट पे व्यू और आपका इस वक्त के दो कन्विक्शन कॉल।
बिल्कुल। तो गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। देखिए मार्केट पे व्यू हमारा काफ़ी पॉज़िटिव है और हमने पहले भी 18,100 की बात की। मेरे हिसाब से 18,100 तो बाज़ार में बिल्कुल आता हुआ नज़र आ रहा है। बट जिस तरह से वीकली, मंथली चार्ट सेटअप हो रहे हैं, मैं समझता हूँ अगर से बाज़ार ने 17,800 के लेवल को रिस्पेक्ट करके कंटीन्यूअस ट्रेंड रखा, तो हो सकता है हम बहुत ही जल्द 18,400 की ट्रैजेक्टरी में एंटर होते हुए नज़र आएँगे। और इसको सपोर्ट करने के लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आ रही है बैंक निफ्टी की, जहाँ पर हम डिसाइसिवली 40,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। 40,500, 40,600 की ट्रैजेक्टरी बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे मेरा मानना है 42,000 की लेवल्स आपको जल्द ही बैंक निफ्टी के अंदर में देखने को नजर आ सकते हैं, जो इंडेक्स के अंदर बड़ा कंट्रीब्यूशन रखता है। 30 से 35% कंट्रीब्यूशन रखता है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि बैंकिंग एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस इस पूरी रैली में दिखाता हुआ नजर आ सकता है। अब जहां तक के टॉपिक का सवाल है, तो अडानी पोर्ट्स पे हमने काफी चर्चा कर ली, इसलिए इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। बट अभी भी मेरा टॉपिक के अंदर में जहां मुझे लगता है 1000 के लेवल्स जल्द ही देखने को नजर आएंगे। इसके अलावा अब जो दो पिक की बात करें, तो सबसे पहले मैं समझता हूँ स्पेशलिटी केमिकल को देखना चाहिए। इस पूरे बास्केट में काफी अच्छी स्ट्रेंथ हमें नजर आ रही है और हमारा प्रेफर्ड बेट रहेगा एसआरएफ। एसआरएफ में वीरेंद्र, अगर से आप टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पोलैंड फ्लैग फॉर्मेशन बना है और स्टॉक अब उस फ्लैग फॉर्मेशन के बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है। 2675 पे इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 2630 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 2800 के शॉर्ट टर्म लक्ष्य रहेंगे, बट पोजिशनली मैं मानता हूं 3,000 रुपए तक की अपसाइड आपको एसआरएफ के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। स्टॉक में हमने देखा है करीब करीब कंपनी ने 12,500 करोड़ का केपेक्स किया, उसमें से 7,500 करोड़ का केपेक्स मात्र स्पेशलिटी केमिकल कंपनी के सेगमेंट में किया है और फ्लोरीन बेस्ड केमिस्ट्री के अंदर में मार्केट लीडरशिप एसआरएफ रखती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर पे जो रेवेन्यू ग्रोथ है और प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ है आने वाले 3 सालों में जबरदस्त रहेगी, जिसका बेनिफिट मैं समझता हूँ एसआरएफ के स्टॉक में देखने को नजर आएगा। दूसरा स्टॉक जो मुझे लगता है बैंकिंग, मैंने जैसे कहा बहुत ही प्रॉमिसिंग ट्रेंड में है, तो यहाँ पर एक्सिस बैंक के अंदर मैं एक लॉन्ग पोजीशन रिकमेंड करूंगा। 791 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 780 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। 830 रुपए के लक्ष्य इस अपमूव में एक्सिस बैंक के स्टॉक के अंदर में देखने को नजर आ सकते हैं। वैल्यूएशन के टर्म में भी हमने पहले बात की कि 1.2 टाइम पर इस समय 1.8 टाइम पर स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है प्राइस टू बुक बेसिस पे। और हमें लगता है 16 से 17% के अगर आपको क्रेडिट ग्रोथ आने वाले 2 सालों में देखने को नजर आएगी, जिसका बेनिफिट एक्सिस बैंक में देखने को नजर आएगा। और वीकली और मंथली चार्ट इसी स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहे हैं, जब स्टॉक ने पिछले 6 महीने के अपने कंसोलिडेशन को डिसाइसिवली अब क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। आपकी अगर आप देखें 2 कॉल हो गए और एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा। देखिए अभी हम निफ्टी को डिस्कस कर रहे थे और 946 के ऊपर निफ्टी आ गया। बस एक बात मैं मेंशन करूँगा, आशीष जानते हैं आप, आज आपके पास 2 फोर्सेस और हैं। आई मीन एक ऐड कर देता हूँ कमेंट्री में। एक फोर्स है आईटी और दूसरा है, आशीष आपने अगर देखा होगा, इट्स नाउ रिलायंस। याद रखिएगा, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, बट आई एम जस्ट टॉकिंग ऑन टेक्निकल पैरामीटर्स। आशीष, अबाउट 10 डेमा, अबाउट 20 डेमा हम इस वक्त 2600 के कॉल राइटर के जोन के आसपास आके ट्रेड करते हुए। आशीष, निफ्टी के लिए ये एक और एडवांटेज है और जो वो डिफ़िकल्ट जोन है करीब करीब 17,980 और 18,022, उसको बाइसेक्ट करने के लिए हमारे पास आशीष एक एडवांटेज और। आशीष 2600 के बेहद करीब खबरों में भी था, मोमेंटम पकड़ा है। खैर इस पे तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, जब भी चर्चा स्क्रीन पे दिखाया करिए डिस्क्लेमर प्लेट प्लीज दिखा दिया करिए। निर्मल बंग सिक्योरिटी से स्वाति होतकर भी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। स्वाति हाय, गुड मॉर्निंग, कैसा मूड? यस, गुड मॉर्निंग आशीष जी। डेफिनेटली मूड काफी पॉजिटिव है। जिस हिसाब से हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में रैली देख रहे हैं, काफी पॉजिटिव इंडिकेशंस आ रहा है। मुझे लगता है ये सेटिंग 18,000 सरपास हो जाएगा अपसाइड में। 18,100 200 तक लेवल हमें अपसाइड देखने मिल सकती है। वेयर ऑन डाउन साइड 17,700 का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है। जब तक वो इंटैक्ट है तब तक ये पुल बैक रैली हमें कंटिन्यूड होते हुए दिखेगी। तो डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करने चाहिए। जिस हिसाब से हम लोग मार्केट ब्रेक भी देख रहे हैं, 1:3 का रेशो है, काफी स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है। तो ये रैली आई बिलीव कि 18,100 200 तक वहां तक एक्सटेंड हो गया, वहां पे प्रोबेबली में प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। तो एट द करंट लेवल मेरा व्यू पॉजिटिव है। 17,700 के स्टॉक पे आप अपनी लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो यस, अभी मैं 2 स्टॉक्स मेरे बाइंग साइड देना चाहूंगी। वन इज अपोलो हॉस्पिटल
ये काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, 200 EMA के ऊपर वेल सस्टेन्ड है, हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहे थे। मुझे लगता है अपोलो हॉस्पिटल में अपसाइड में हमें 45-70 तक रैली देखने मिल सकती है। तो करंट लेवल पे बाय करना चाहिए अपोलो हॉस्पिटल। स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा 4440 का फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 4570। सेकेंड बाय कॉल में जनरेट करना चाहते हो GNFC पे। ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर मैं देखूं तो उसने वीकली चार्ट पे आशीष जी एक फ्लैट पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस है। वॉल्यूम्स धीरे-धीरे बढ़ रहे अलोंग विद द प्राइस, व्हिच इज आल्सो वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन ऑन द टेक्निकल फ्रंट। एज ऑफ नाउ ये हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन में चल रहे, तो मुझे लगता है GNFC भी काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बना रहा है ऑन द टेक्निकल फ्रंट। तो आई बिलीव इसमें पोटेंशियल है अपसाइड में 810 के लेवल तक रैली दिखाने की। तो GNFC करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा 758 का फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 810 रुपीस ऑन हाई साइड। ओके, रखिए GNFC फिर रडार पे। GNFC आज का गावासर का क्विक सिंगल, बाजार खुलने के 5 मिनट बाद का पहला ट्रेड उन्होंने ये आइडेंटिफाई करा। GNFC सचिन का सस्ता ऑप्शन ट्रेड बना 4 का चौका में। 760 का कॉल हम लोग GNFC का राइड कर रहे हैं सचिन के सौजन्य से। दिखाइएगा उसका क्या हाल है इस समय। 760 का कॉल था और स्वाति का भी इस समय का 10 कदमदार ट्रेड। GNFC आपकी स्क्रीन पर 810 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करिए। वो 760 का कॉल आ जाएगा। साथ में अपोलो हॉस्पिटल्स पे दाव लगाया है स्वाति ने। और चतुर्मोता साहब के जो प्रिफर्ड पिक्स हैं उसमें SRF आपकी स्क्रीन पे बढ़िया टेक्नो फंडा रैशनल आ गया था और शायद इवेंचुअली 3000 तक की तैयारी SRF पे हम लोग करते हुए। क्विकली फ्लिप कर दीजिए, SRF दिखा दीजिए पहले और उसके बाद दूसरा ट्रेड जो है वो भी दिखाइएगा। 2800 के बाद 3000 तक के लेवल्स तक अप्रोच करने के मौके। और ये प्लेट फ्लिप नहीं होगी क्या? ये आ गया एक्सिस पे दूसरा। एक्सिस बड़ा अच्छा रैशनल आशीष जी ने फ्राइडे को वीरू हमने एक शो करा था। आप मूवी की चर्चा कर रहे थे, हमने अपनी एक मूवी बनाने की कोशिश करी थी, शेयर शास्त्र। उसमें एक्सिस बैंक बढ़िया एक टेक्नो फंडा लॉन्ग टर्म पिक भी था और बढ़िया रैशनल के साथ। तो रखिए आज फिर से एक्सिस बैंक आपके रडार पर। और इस बीच मार्केट बिग वर्सेस कड़ी में सुंदरम म्यूचुअल के MD और CEO सुनील सुब्रमण्यम सर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। सुनील सर गुड मॉर्निंग। सुनील सर कैसा मूड? ये बड़ा अच्छा मोमेंटम भारतीय बाजारों में, हम आउट परफॉर्म कर ही चले जा रहे हैं। पहले तो आउट परफॉर्म कर रहे थे, पहले हम वो क्या रेजिलियंस की चर्चा कर रहे थे, अब तो ग्लोबल भी सपोर्टिव और हम और तेजी तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है। कहां जा रहे हैं? ये मोमेंटम इतना स्ट्रांग है कि हम नया हाई छू जाएंगे, ऐसा लग रहा है क्या? बिल्कुल ना, बिकॉज आप देखिए कि अक्टूबर से जून में हमारे मार्केट में जो वॉलेटिलिटी आई थी उसका मेन कारण था करीबन 2.5 लाख करोड़ FIS का पुल आउट। अभी वो 2.5 लाख करोड़ से क्वार्टर ही वापस आ गया है ना, अभी 3/4 आने का बाकी है। और कहाँ गया था ये अपना? कुछ तो US मार्केट में हायर इंटरेस्ट रेट के कारण डेट मार्केट में एलोकेशन गया होगा, मगर ज्यादातर पैसा मेरे समझ में बाकी कमोडिटी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को गया था जब इंडिया से निकला, क्योंकि ऑयल का दाम और कमोडिटी दाम की बढ़त जो थी उस वक्त में, उसके कारण इंडिया से पास पैसा बाहर निकला था। अब जैसे ही ऑयल अभी 90 के आसपास आ गई है, आने वाले दिन में ये विंटर को पार करने के बाद US में रिसेशन आता है तो ऑयल जरूर कटेगी, तो वापस वो पैसा एक कमोडिटी एक्सपोर्टिंग से कमोडिटी इंपोर्टिंग कंट्री जैसे इंडिया के ओर आने की जरूरत है बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उधर से, और उसके साथ डोमेस्टिक इन्वेस्टर का सपोर्ट भी भरपूर मार्केट को है। आपने एम्फी के डेटा देखा होगा कि SIP बुक और भी जबरदस्त बढ़ रहा है महीनों के ऊपर, और नया पैसा भी मार्केट के अंदर आ रहा है। जैसे न्यू फंड ऑफर्स में जो कलेक्शन हो रहे हैं, जैसे हमारे भी अभी क्लोज हुई, हमने करीबन 1680 करोड़ उठाए मार्केट से। ये फ्रेश पैसा जो मार्केट में आता है वो पूरा निवेश के लिए तैयार है। तो FIS का सपोर्ट लार्ज कैप क्षेत्र में आ रहा है, तो वहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन है IT, आप समझिए FMCG या थोड़ी बहुत बैंकिंग, तो उसमें पैसा आ रहा है। मगर डोमेस्टिक जब फंड खरीदते हैं, जैसे हमारी फंड फ्लेक्सी कैप फंड है, तो नेचुरली हम लार्ज मिड और स्मॉल तीनों को खरीदेंगे। तो सेक्टर बेस्ड चॉइस में देखेंगे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को प्ले करने के लिए। डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास जब पैसा होता है तो डेफिनेटली आपको न्यू हाइस तो पहुंचते मेरे को दिखते हैं। और है अगले महीने दिवाली, तो वो दिवाली के दिन शुभ दिन होगा, शायद इस साल भी एक लाइफ टाइम हाई हम पहुंचेंगे। दिवाली बढ़िया बनने वाली, मतलब हम सब की। अच्छा
ये ठीक है, 2.5 लाख करोड़ रुपए एफआईआईज ने बेचे, रिकॉर्ड फ्लोज आउटफ्लोज हुए, वो ट्रेंड अरेस्ट हुआ, अभी तो उसका 1/4 आया है, 60,000 करोड़ रुपए के आसपास ही लौट के आए हैं। तो बेसिकली आप कह रहे हो ये इनफ्लोज जो है वो कंटिन्यू होने वाले हैं, पैसा जाएगा कहाँ? हिंदुस्तान अट्रैक्ट करेगा और वापस आएगा, तो इसलिए नए रिकॉर्ड हाईज और आगे और अच्छी तेजी बनेगी। करेक्ट, बिल्कुल आपने ब्यूटीफुली समराइज तो कर दिया। दूसरी बात, लेकिन आपने कहा डोमेस्टिक फ्लोज, ये आजकल तो खैर जब गोरे डाल में पैसा तो आप लोग थोड़ा सा खींच रहे हो, अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हो, लेकिन ये सुनील सर, ये जो रिपोर्ट कार्ड एम्फी की आई म्यूचुअल फंड्स की, उसमें अगस्त इक्विटी इनफ्लोज तो करीब 10 मंथ के लोज पे कहा जा रहा है, इक्विटी स्पेसिफिकली 59-42 करोड़ रुपीस के अगस्त के इनफ्लोज। तो मामला ठंडा तो नहीं पड़ रहा? नहीं, वो कि आपको सेल्स को अलग और रिडेम्पशन को अलग देखने की जरूरत है ना। सी रिडेम्पशन होता है हिस्टोरिकली, जिसने पैसा बनाया वो प्रॉफिट बुक तो कर रहा रहे है। रिडेम्पशंस, लेकिन बीच में हो गए। Pardon? आप कह रहे हो इनफ्लोज एसआईपीज के कंटिन्यू हो रहे हैं, रिडेम्पशन हो गए, लोगों ने थोड़ा मुनाफा बांधा, इसीलिए ऐसा लग रहा है। हाँ बस, हाँ, सिंपल सी बात है ना, क्योंकि ऐसे नहीं कह सकते आप कि किसी का कोई नीड हो, उसने मार्केट में एक गोल लेके उसने निवेश किया, वो गोल पहुंच गया, तो गोल होगा शायद मेरी पैसा 3 गुना 4 गुना बने, या फिर कोई मेरी जो इवेंट है उसके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ वो हो गया। तो प्रॉफिट बुकिंग इज अ पार्ट ऑफ अ हेल्दी मार्केट। आपको ग्रॉस इनफ्लोज मंथ ऑन मंथ इंक्रीज हो रहे हैं, एसआईपी बुक मंथ ऑन मंथ इंक्रीज हो रहे हैं। ये चीज आपको बता रहा है कि फ्रेश पैसा बाहर से अंदर आ रहा है डोमेस्टिक इंडिया के अंदर, तो वो मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। ये रिडेम्पशन जो होता है वो नेचुरल, अगर वो कोई भी ना निवेश करता है, वो अगर पैसा हाथ में नहीं देखेगा तो उसकी कॉन्फिडेंस कैसी बढ़ेगी मार्केट में? खाली पेपर वेल्थ क्रिएट करके एनएवीज को ऊपर जाते जाते देखे फिर गिरेगी एनएवीज एक दिन तो नाराज हो जाता है। तो प्रॉफिट बुकिंग यानी कैश में कन्वर्ट करना अपने जो गेन्स है, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ हेल्दी बुल मार्केट मैं कहूंगा। तो बेसिकली एसआईपी बुक जस की तस है, एसआईपी फ्लोज अभी भी स्ट्रांग है, पैसा म्यूचुअल फंड में आ रहा है, डोमेस्टिक ऐसा नहीं कि रुक गया है, क्योंकि रिडेम्पशंस हुए थे, इसीलिए आपको अगस्त का इक्विटी फ्लो अगर आप हेडलाइन ग्रैब करके पढ़ रहे होंगे कि 10 महीने के लोज में तो सिर्फ रिडेम्पशंस हुए, पैसा इनफ्लो अभी भी जस का तस बना हुआ है। अलग अलग रीजन से लोगों ने मुनाफा बांधा होगा, वीर उसमें से एक ये भी हो सकता है कि ओबेरॉय रियल्टी के लिए 150 करोड़ रुपए चाहिए प्रोजेक्ट के लिए, 2 फ्लैट खरीदने के लिए, ये भी एक रीजन हो सकता है। इतना पैसा है कि पूछिए मत जनाब। कुछ कुछ इंस्टेंसेस जानते हैं आशीष, आई मीन ऐसे हैं जिसको देख के लगता है वाकई, आई मीन हमारे जो नेबर 2 कंट्रीज़ हैं वो इकोनॉमिक राहत पैकेज की बात करती हैं, कर्ज की बात करती हैं। हमारे एक दिन में स्कॉर्पियो लॉन्च होती है तो 1 लाख गाड़ी बुक हो जाती हैं। 70 सेकेंड 80 सेकेंड में अगर आप देखें तो 25,000 की अगर आप देखें वो गाड़ी की बुकिंग भी हो गई। लोग कह रहे हैं कि जनाब हमें बुकिंग ही नहीं मिली, बुकिंग ही नहीं मिली। आप देखिए ब्रेजा की, देखिए और आपने जो ये रियल एस्टेट की बात छेड़ी, खैर हम तो दिल्ली वालों से तो बहुत दूर है बात, लेकिन सुनील जी आई मीन पैसा कितना है सिस्टम में, ये इस बात के अगर आप देखें बहुत स्ट्रॉन्ग प्रतीक है। खैर अच्छा, पैसा रहेगा तो कुछ ना कुछ तो चेज करेगा, कंसिडरिंग रिस्क रिवॉर्ड। सर ये पिछले 2 दिन से आईटी में एक मूव आया है, आईटी का सारा पेन निकल गया या फिर जितना भी रिस्क था वो प्राइस में फैक्टर इन है, आप मानते हैं? नॉट येट, क्योंकि देखिए आईटी का स्टोरी बहुत दिलचस्प है और अजीब भी है कि आईटी की शुरुआत जब हुई थी इंडिया में ना, तो एक भयंकर ग्रोथ स्टोरी थी। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया कि वो ग्रोथ प्रेडिक्टेबल हो गया और इंटरनेशनली भी इंडिया का नाम आ गया उसमें, और बिजनेस भी एक स्टडी फ्लो पे डबल डिजिट ग्रोथ पे आ रहा था। तो आईटी ने एक जो सुपर ग्रोथ सेक्टर से एक सेफ्टी सेक्टर का रूप अपना लिया था, और बहुत साल तक वो एक सेफ्टी के तौर पर उसका कंसिस्टेंट फ्लोज था, कंसिस्टेंट वैल्यूएशन थी। जब कोविड आया ना तो क्या हुआ, उस हादसे में वर्ल्ड की आईटी की डिमांड में बहुत जबरदस्त बदलाव सामने दिखा कि ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्क फ्रॉम होम, क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग, ये सब चीज के कारण सडनली वापस एक ग्रोथ का ट्रेजेक्टरी आईटी को मिल गया, उसकी वैल्यूएशन बहुत बढ़ गए थे। और फिर जब रेट हाइक और करेक्शन और आने वाले रिसेशन की बात हुई तो वो ग्रोथ का जो एक कोविड के कारण जो सुपर ग्रोथ फेज का एक एक्सपेक्टेशन था वो थोड़ा कम हो गया, तो वापस आईटी की वैल्यूएशंस करेक्ट होने लगी। जैसे मैंने कहा 2.5 लाख करोड़ अगर इंडियन मार्केट से बाहर गया तो नेचुरली लार्ज कैप में आईटी का शेयर उतना पैसा आईटी से भी गया। तो आईटी का क्या हुआ कि एक ग्रोथ स्टोरी से सडनली वापस एक सेफ्टी ओरिएंटेशन पे आ गया। तो वो करेक्शन स्टॉक स्पेसिफिकली हर एक स्टॉक की वैल्यूएशन में हो रहा है और वो करेक्शन हो रहा है।
अब वापस जो पैसा वापस आ रहा है तो आईटी में भी आपको बाउंस बैक दिख रहा है, इसलिए क्योंकि जो पैसा आता है उसमें समझिए ईटीएफ का पैसा आता है, इमर्जिंग मार्केट ईटीएफ के अंदर इंडिया का एक एलोकेशन होता है। अब ईटीएफ का पैसा आता है तो हर इंडेक्स में हर स्टॉक को खरीदने की उसकी एक जबरदस्ती बनती है ना, बिकॉज ईटीएफ कैन नॉट चूज स्टॉक्स। तो नेचुरली ईटीएफ वाला पैसा अगर आता है इंडियन मार्केट में तो सबके सब स्टॉक बढ़ेंगे, उसके साथ आईटी के लिए भी बाइंग सपोर्ट आ जाता है, वो एक बात। सेकेंड, कई स्टॉक्स का करेक्शन इतना हुआ है कि वो सेफ्टी जोन के अंदर कंफर्टेबली आ गए, मगर अब ये भी सोचिए कि एक रिसेशन में कई ऐसे यूजर सेक्टर्स जैसे बीएफएसआई है जहां पे आईटी कॉस्ट एक बड़ा कॉस्ट है उनके अंदर, तो एक रिसेशन में कॉस्ट सेविंग्स की ओर ध्यान जाती है तो तब भी आईटी के ऊपर क्या वो शिफ्ट कर सकते हैं आईटी को एक कंपनी से दूसरी कंपनी, अगर वो बिडिंग वॉर में वो कम कोट करती है तो एक रिसेशन में भी एक रीअलोकेशन ऑफ आईटी स्पेंड होता है जिससे इंडियन कंपनीज को लाभ मिल सकता है। तो ये दो चीज मैं कह रहा हूं, एक ईटीएफ वाला पैसा आके सभी लार्ज कैप्स को खरीद रहा है जिसमें आईटी है शामिल, तो नेचुरली उसके लिए बाइंग सपोर्ट, और दूसरी बात है कि रिसेशन में भी एक कॉस्ट सेविंग के कारण आईटी एक्सपेंडिचर बढ़ सकती है फ्रॉम वन सेक्टर टू वन कंपनी टू अनदर, वन कंट्री टू अनदर, उसमें इंडिया का लाभ आ सकता है। तो यही एक सपोर्ट फैक्टर आ रही है आईटी को। तो मेरे ख्याल में आईटी एक सेक्टर ओरिएंटेड एलोकेशन, एक सेफ्टी का सेक्टर मान के उतना एलोकेशन तो रहेगा ही। तो एक बॉटम है डेफिनेटली आईटी के लिए, उसके ज्यादा गिर नहीं सकता है, मगर आप ग्रोथ की स्टोरी देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक होगा, स्पेसिफिक कंपनीज जो इस माहौल में उसको मार्केट शेयर ज्यादा मिल सकता है उसके लिए उसको ज्यादा डिमांड होगा उसकी स्टॉक के लिए, ऐसी बात बन रही है। मगर मेरे ख्याल में कुछ और कंपनीज आईटी के अंदर ही है जहां पे और भी थोड़ा करेक्शन हो सकता है क्योंकि बहुत से ग्रोथ की स्टोरी उसमें फैक्टर हुई है। सो स्टॉक स्पेसिफिक मैं कहूंगा, बट ओवरऑल आईटी में मैं कहूंगा कि एक डिफेंसिव तौर पर आपको एलोकेशन रखने की जरूरत जरूर है। मीनवाइल सूर्य सर, आपसे बात करते करते निफ्टी डे हाई 17,963, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ 18,000। अच्छा, लास्ट 3 साल 2 साल हर साल एक थीम रही है। CY20 में सुनील जी आपकी फार्मा थीम रही थी, FMCG थीम रही थी, देन केमिकल्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया। 20 बिलोंग्स टू कहीं ना कहीं डिफेंस, और अब हमें खबरें ये आ रही हैं कि सरकार माइट भी ऑफर्स लेके आएगी जो कि एक शॉर्ट टर्म सप्लाई जनरेट करेगा, बट आपको लगता है कि कमिटेड रही है डिफेंस पे अभी भी? और जो इंडिया का अप्रोच रहा है, स्पेशली अगर आप देखें बीते 1.5 साल में लोकल प्रोडक्शन, उसके तहत क्या स्टे कमिटेड की अप्रोच रखेंगे आप इस स्पेस में अभी भी? यस, बिल्कुल, क्योंकि ये क्या है कि अब गवर्नमेंट के पास भी एक लीवे है कि जीएसटी कलेक्शन स्ट्रांग है, इनकम टैक्स कलेक्शन भी स्ट्रांग है, तो फिस्कल साइड में बहुत रूम है गवर्नमेंट के पास। तो मेरे ख्याल में ये मेक इन इंडिया का जो ओरिजिनल प्रोग्राम था जो पीएलआई के जरिए वो अभी उसको शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए डेफिनेटली बहुत बड़ा शिफ्ट कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, और उसका फायदा जरूर रहेगा। तो मैं कहूंगा कि उसके ऊपर ध्यान कंटिन्यूस रहना चाहिए, मैं एग्री करता हूँ। हाँ, बढ़िया। ये 1680 करोड़ रुपए जो आए सुनील सर, कब डालना शुरू कर रहे हो आप? मैंने सवाल आपका आधा मैं सुना नहीं। नहीं 1680 करोड़ रुपए जो सुंदरम के पास आए, डिप्लॉय होने कब आ रहे हैं? मैं डिप्लॉय देखिए, जब मैंने रोड शो शुरू की थी इसकी जुलाई 18 तारीख था, उस वक्त मार्केट में 1 महीने से लेकर 3 साल तक पूरा लाल निशान था मार्केट के अंदर। तब मैं कह रहा था कि हम पैसा आएंगे ना तो पहली दिन में ही हम निवेश कर लेंगे, बिकॉज उतना कॉन्फिडेंस था हमारे ऊपर। तो जैसे में रोड शो और हमारी एनएफओ खत्म हुई, मार्केट में सब अब ग्रीन टेरिटरी में आ गया। तो अब मैं फंड मैनेजर को कह रहा हूं कि ध्यान से कीजिए, देखिए जो जो सेक्टर आपको पसंद थे उसमें वैल्यूएशन कैसे बढ़े, स्टॉक का वैल्यूएशन कैसा है, तो थोड़ा देख सोच समझ के अभी कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टर का भी एक्सपेक्टेशन होता है कि इमीडिएटली रिटर्न अच्छा हो, मगर 10 के नीचे नहीं जाना चाहिए एनएवी। तो ये खास चीज मन में रखते हुए एक स्टैगर्ड एलोकेशन ओवर द नेक्स्ट 2 मंथ्स मैं करूंगा, पूरा का पूरा एक ही शॉट में नहीं करेंगे, एक स्टैगर्ड ओवर 1 और 2 मंथ्स धीरे-धीरे। पहला डिप्लॉयमेंट कहां जा रहा है? पढ़न पहला डिप्लॉयमेंट कहां जा रहा है जो पॉकेट कंफर्ट दे रही हो? भाई कुछ तो लगाना पड़ेगा। नहीं, सेक्टरली आप देखें तो
3 सेक्टर में हम इक्वली डिवाइड करेंगे। इसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज अव्वल नंबर है, क्योंकि स्वीट स्पॉट अभी भी है बैंकिंग सेक्टर में, और उसमें लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों तरह के स्टॉक्स शामिल होते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में। उसमें अंदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, थोड़ा बहुत पीएसयू बैंक्स भी होगा, फिर आपको इंश्योरेंस कंपनीज होंगे, फिर एनबीएफसीज होंगे और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होंगे। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एक वाइड सेक्टर है, डिफरेंट तरह की वहां पे है, और बुलिशनेस बनता है इसलिए कि क्रेडिट ग्रोथ, जैसे आपने डेटा देखा, अब एक 15 मंथ हाई पे आ गया है, तो 15.5% का YOY ग्रोथ है। तो क्रेडिट ग्रोथ जैसे बढ़ रहा है, इस माहौल में बैंक्स के लिए बहुत बहुत फायदेमंद है, क्योंकि उन्होंने लो कॉस्ट फंड्स टाई अप कर लिया था कोविड के टाइम में। अब मोस्ट ऑफ देयर लेंडिंग बुक एक फ्लोटिंग रेट पे है, एक्सेप्ट फॉर ऑटो लोन और पर्सनल लोन, बाकी के सब उनके लेंडिंग बुक फ्लोटिंग है। और आपने हाउसिंग लोन अगर लिया हो, आपको पता होगा कि कितने जल्दी से वो अपना रेट्स बढ़ा रहे हैं हाउसिंग लोन में, क्योंकि फ्लोटिंग रेट है। तो बैंक्स के प्रॉफिट मार्जिन, निम्स बहुत बढ़ेगी, उनकी एनपीए की सिचुएशन भी बहुत कंट्रोल में आ गई है, कैपिटल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे ख्याल में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक टॉप पिक होगी हमारी डिप्लॉयमेंट में। उसके साथ डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन भी एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है हमारी, क्योंकि 2 साल से एक समर का वॉश आउट हुआ, और दो पर कैपिटा इनकम बढ़ गई थी लोगों की इवन ड्यूरिंग द कोविड, क्योंकि खाली मिडिल एंड हायर इनकम में कोई जॉब लॉसेस नहीं थे, इनफैक्ट इनकम्स बढ़ गए थे। आईटी ऐसे सेक्टर में एक्चुअली सैलरीज बहुत बढ़ गए थे, तो मगर वो खर्चा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक लॉकडाउन था, एक माहौल अच्छा नहीं था। जैसे अभी आपने ऑटो के नंबर्स बताए कि ब्रेजा का या जो भी बुकिंग्स की बात, तो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जिसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, ऑटो सेक्टर है और हाउसिंग भी है, ये तीनों एक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस में हमारे लिए टॉप पिक है, जहां पे हम ओवरवेट होंगे, तो इनिशियल एलोकेशन उसके ऊपर भी जाएगा। और तीसरा जो एक लॉन्गर टर्म से 3 to 5 ईयर की आउटलुक से आज खरीदारी शुरू करेंगे, वो होगी कैपिटल गुड्स साइकिल के अंदर इंडस्ट्रियल्स, जैसे सीमेंट, स्टील, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स, अपनी जो भी बिल्डिंग मटेरियल्स, ये सब। जी सर। तो ये 3 सेक्टर में हम इनिशियली डिप्लॉयमेंट करेंगे। ओके सुनील सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। डिप्लॉयमेंट सेक्टर पे, स्टॉक्स पे, सब पे अगर आप देखें अपना अपना व्यू रखा। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। फिर होगी आपसे जल्द मुलाकात। पैसा आपने आखिर लगाया कहाँ, उस पर होगी बात। लेकिन मार्केट से डे हाई 17,955। एक दो स्टॉक्स में मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, जो कि बहुत सब्सटेंशियल मूव दे रहे हैं। दीपक नाइट्राइट लेके आइए डे हाई पर, ह्यूज स्विंग। उसके बाद आप टाटा केमिकल लेके आइए, ह्यूज स्विंग, स्टॉक एट डे हाई। मतलब पहले हमें आईटी ने स्पॉन्सर किया स्ट्रेंथ को, लेकिन अगर आप इस वक्त देखें तो केमिकल बास्केट स्ट्रॉन्ग मूव। आशीष, एक बार टाटा केमिकल पर अपना व्यू रखिएगा। सडनली ये अपने पिछले 4-5 सेशन की जो फॉलिंग ट्रेजेक्ट्री है उसको बाइसेक्ट करता हुआ 1136। तो वीरेंद्र, बहुत ही प्रॉमिसिंग चार्ट है। एक बड़े मूव के बाद कंसोलिडेशन हुआ करीब 10-12 दिन, और अब ये मूव अपसाइड में ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। 1230 के अपसाइड में समझता हूँ, यानी मोटा मोटी 100 रुपए की मूव आपको टाटा केमिकल के स्टॉक में देखने को नजर आएंगे। 1110 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। सोडा ऐश की जो कैपेसिटी है वो बाहर दूसरी जो कंट्रीज है वहां पे नई कैपेसिटीज आ नहीं रही है, जिसका बड़ा बेनिफिट टाटा केमिकल और GHCL, ये 2 लिस्टेड प्लेयर्स को बनेगा, जो कि डोमिनेंट प्लेयर है सोडा ऐश सेगमेंट में। तो मुझे लगता है टाटा केमिकल और GHCL ये दोनों ही करीब 7 से 10% का मूव मौजूदा इस तरह से आपको दिखा सकते हैं। परफेक्ट। और वीरू, अब जरा सवाल कौन सा था जो फ्राइडे को वीरू का सवाल था, वो कुछ इमेज दिखाई थी। वीरू, सवाल क्या था? हाँ, सवाल सिंपली ये था कि ये इमेज जो है वो कहाँ की है, और ये आपको गेस करनी थी। आशीष, कोई जवाब मिला तो बताइए। मैं बताता हूँ। जब आप सवाल पूछ ही रहे थे उस टाइम में मैंने कहा एक सिंपल काम करा कि शिवा इमेजेस करके गूगल सर्च में गया इमेजेस में, पर ये मिली नहीं मुझे। पर जब शो खत्म करा ट्विटर पे गया तो मुझे आंसर मिल गए। हमारे सारे व्यूअर्स ने भर भर के आंसर दिए, तो मेरा वो मुझे कुछ ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। सिद्धेश्वर धाम नामची है सिक्किम में। सही है क्या? और इसकी खासियत क्या है? आपके रडार पे कैसा है ये बताओ। मैं तो गया था आशीष, मैं तो गया था, और मतलब मैंने बिलीव नहीं किया था। मैं यात्रा पे था सिक्किम की, गैंगटॉक में था, तो मेरे को बोला कि भाई आप चलिए साउथ सिक्किम, आपको एक जगह घुमा के लाते हैं। और तब से शायद मैं इसको कभी भी स्क्रीन पे डिस्कस करना चाहता था आशीष। क्या खूबसूरती, और पर्वत पे, पहाड़ पे अगर आप देखें, इतनी ऊंची हाइट पर
इतना भव्य, अगर आप देखें तो ये आशीष, जब आप ये ऊपर की फोटो देख रहे हैं ना इसका, तो आप इसकी भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा और कितना भव्य है ये। और स्थान सिक्किम आपने बता ही दिया, साउथ सिक्किम। और याद रखिएगा आशीष, यहाँ पे एक सबसे बड़ी शिव जी की प्रतिमा है, करीब 108 मीटर की, 108 फीट की। उसके बाद एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे 4 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो सबके रेप्लिका है ना, सबके रेप्लिका बनाए गए हैं चारों धाम के यहाँ पर। तो ये चीज़ एक बहुत महत्वपूर्ण है। और ये 4 धाम कौन से हो गए आपका? सिद्धेश्वर धाम, साथ ही साथ आपका अगर आप देखें तो ये जो शिव जी का ये जो बिल्डिंग है, ये जो मूर्ति है, माफ़ कीजिएगा, ये हो गई 108 मीटर की। उसके बाद चारों के चारों धाम जो हैं उसका रेप्लिका रखा गया है। तो गुजारिश है आपसे, इसकी भव्यता का अगर आप देखें अंदाज़ा शायद आप फोटो देख के ना लगा पाएँ, लेकिन जाइएगा, आपको 4 धाम की यात्रा भी हो जाएगी और शिव जी की मूर्ति का कितनी भव्य मूर्ति है उसका आभास भी हो जाएगा। आशीष, स्वाति गए हो आप क्या यहाँ पे? यस आशीष जी। अच्छा वो स्वाति से नहीं पूछा, आंसर नहीं तो गड़बड़ जाते, बच गए। अच्छा, आज का जो सवाल है ये हमारे प्रोड्यूसर साहब के सौजन्य से आता हुआ, लाइए स्क्रीन पे। इसका तो आंसर मुझे भी नहीं पता। सवाल का है कि भाई अंतरिक्ष का कब्रिस्तान कहां है और इसकी क्या खासियत है? वीरू, अंतरिक्ष का कब्रिस्तान ये प्रोड्यूसर साहब लेकर आए, इंटरेस्टिंग सवाल है मुझे आशीष। हाँ, मुझे तो ये कोई कॉमिक लग रही है, मैंने चाचा चौधरी और ये वो, पर वैलिड आंसर है उनके पास इसका। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये वैसा सवाल है सर्च करने में भी प्रॉब्लम होने वाली है, गूगल पे आसान नहीं होगा। अंतरिक्ष का कब्रिस्तान कहाँ है और इसकी क्या खासियत है, इस पर कल बातचीत करेंगे 10:20 के आसपास। भाई ओवर टू यू। मोहल्ले का नाम तो नहीं ना अंतरिक्ष? अब ये जेन्युइन सवाल है, इसका रिप्लाई मेरे पास आया है, गजब सवाल है, ये ढूंढ के लाइए भाई। कल हम लोग 10:20 पे बातचीत करेंगे। चलिए, तो इसके ऊपर हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल तो बाजार में बढ़िया रफ्तार जो है वो बनी हुई है। 17,950 के ऊपर इंडेक्स कामकाज कर रहा है और स्लोली हम उसी जोन के आसपास पहुंच रहे हैं जहां से लास्ट टाइम सेल ऑफ आया था। 17,992, 998 वो जोन था जहां से बिकवाली आई थी। आज 17,970 इंट्राडे में हाई, अभी इंडेक्स ने थोड़ी पहले हिट किया है। मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी है, 3.14% ऊपर है मिड कैप इंडेक्स और 1% से ज्यादा की तेजी के साथ स्मॉल कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक करीब 193 अंक ऊपर, लेकिन आज क्लियर कट जो बाजार में तेजी है उसमें आईटी का मेजर कंट्रीब्यूशन एक बार फिर से आपको दिखाई पड़ेगा। 2000 शेयर तेजी में, 726 शेयर में गिरावट देखने को मिली। आगे बाजार में बातचीत करेंगे, आपके सवालों के जवाब भी लेंगे, लेकिन पहले देख लेते कुछ हेडलाइंस।